Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. Today we are going to do states of matter. This is chapter of class 11th chemistry and we would be doing this chapter and along with it we are also going to do some numericals of this chapter. जो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं. जस्ट वहाँ पे आपको अगेन चीज़ें गिवन होंगी एंड आपको वैल्यूज़ पुट करके विथ करेक्ट यूनिट या फिर टेम्परेचर हो सकता है आपको केल्विन में दिया हो तो उसको सेल्सियस में चेंज करना होगा या सेल्सियस से केल्विन में. तो ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से वो बहुत ईजी आते हैं. तो न्यूमेरिकल भी इसी पार्ट में ही इंक्लूडेड है एंड ये चैप्टर भी एक ही शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. स्टेट्स ऑफ मैटर. Mainly the states in which a matter exists are solid, liquid and gas. Solids retain their fixed shape and volume as the constituent particles are rigid and non-compressible. So यहाँ पे हमारे कौन से states of matter exist करते हैं या मतलब कि हमारे जो भी एटमॉस्फेयर में या नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. तो वो जनरली 3 स्टेट्स हैं. एक है सॉलिड, लिक्विड एंड एक है गैस. तो ये हमारे 3 स्टेट्स हैं. उसके अलावा यहाँ पे सॉलिड के बारे में बताया गया कि जो सॉलिड है वो अपनी शेप को और वॉल्यूम को रिटेन करके या जो भी शेप एंड वॉल्यूम है उसको फिक्स करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता है. एंड इसका रीज़न क्या है, ये उसका रीज़न लिखा है सेकंड पार्ट में कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत रिजिड है एंड नॉन कंप्रेसिबल है. नॉन कंप्रेसिबल एंड रिजिड मीन्स बहुत हार्ड हो गया एंड नॉन कंप्रेसिबल मीन्स अगर हम उसके ऊपर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी वो अपना शेप अगर चेंज नहीं करता है तो हम उस टाइप के मटेरियल को नॉन कंप्रेसिबल बोलते हैं. द नेक्स्ट इज दे आर नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल स्पेस एंड सॉलिड्स लैक फ्लोएबिलिटी. सो जो सॉलिड्स हैं उनके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है. सो जैसे ये डायग्राम था यहाँ पे ये देखोगे ये हमारा सॉलिड का जो है यहाँ पे इनके बीच में देखोगे कि जो स्पेस है वो बहुत कम है. तो इसकी वजह से ये कंप्रेस नहीं हो पाते हैं. यहाँ पे लिक्विड में देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, एक दूसरे से दूर दूर मॉलिक्यूल है एंड गैस में जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही दूर है. सो जो हमारा सॉलिड्स हैं वो क्या है, इसलिए वो नॉन कंप्रेसिबल है एंड लैक ऑफ फ्लोएबिलिटी का भी यही रीज़न है कि जो उसके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत पास है एंड उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसकी वजह से वो फ्लो भी नहीं कर पाते. फ्लो मीन्स मूव नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं पे भी इवापोरेट वगैरह का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो होता है उनके में. गैसेज एंड लिक्विड्स आर फ्लोइयर इन नेचर. जो हमारे गैसेज एंड लिक्विड्स है वो फ्लो कर सकते हैं बिकॉज अगर आप लिक्विड को भी कहीं पे ऐसे कंटेनर से गिरा दो नीचे फर्श पे तो देखोगे कि वो फ्लो कर रहा है. जो गैस होता है गैस तो वैसे भी इवापोरेट करती है एटमॉस्फेयर में, इधर से उधर कहीं पर भी घूमती रहती है, उनका कोई फिक्स शेप नहीं रहता है. सो जो लिक्विड एंड जो गैसेज हैं उनका फ्लोइयर नेचर होता है. They assume the size and shape of the container they are captured and the particles can freely move past each other because of the presence of large number of interparticle spaces. अब जो भी हमारे गैस एंड लिक्विड है उनका जो शेप एंड साइज़ होता है वो कंटेनर के अकॉर्डिंगली होता है जिसमें हम उसको रखते हैं. अगर हम उसको किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में रखेंगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप में आ जाएंगे. अगर हम उसे स्क्वायर टाइप के कंटेनर में रखेंगे तो वो स्क्वायर कंटेनर में आ जाएंगे. एंड उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो एक दूसरे से बॉन्डेड फोर्सेस है वो भी वीक है, इसलिए वो पूरे जो भी हमारा कंटेनर है उसके अंदर मूव करती रहती हैं. उसके अलावा उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है या जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो भी कम है कंपेयर टू सॉलिड्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेट नोन एज बोस इंटेस्टाइन कंडेंसेट वेयर गैस आर कूल डाउन टू लोअर डेंसिटीज़. सो जो हमारा ये 3 स्टेट्स थे उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट स्टेट है जिसको हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट बोलते हैं. ये हमारे जो साइंटिस्ट है बोस और जो आइंस्टाइन है उन दोनों ने मिलकर इस हमारे मैटर को फाइंड आउट किया था, इसलिए हमने उसका नाम इन दोनों के नाम पे रखा है. तो ये जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है ये तब फॉर्म होता है जब हम किसी गैस को कूल डाउन करते हैं. तो जब वो कूल डाउन होती है उस प्रोसेस में जो चीज़ फॉर्म होती है हम उसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं. Next is intermolecular forces. Intermolecular forces can be described as the force of attraction and repulsion existing between the interacting particles of atom and molecules in a compound. So जो intermolecular forces हैं हम उनको क्या बोलेंगे या फिर उनकी definition क्या होगी. तो जो intermolecular forces हैं वो forces of attraction and force of repulsion है जो हमारे interacting particles या जो भी atoms हैं उनके बीच में जो present होती हैं. So in general मान लो ये हमारा एक मिनट में पेन यूज़ करते हो, ये हमारे 2 पार्टिकल्स हैं
अब ये ऐसा बहुत सारा एक पूरा मैटर फॉर्म हुआ है, तो इनके बीच में कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं एंड कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। तो जो इनके बीच में फोर्सेस होंगी, भले वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, इन सब फोर्सेस को मिला के हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। द अट्रैक्टिव intermolecular forces are called van der Waals forces, which include dispersion force or London force, dipole force and dipole induced dipole force. So अब जो हमारी कोई भी मैटर है उसके अंदर जो भी हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस का एग्जांपल है van der Waals फोर्सेस। उसके अलावा van der Waals फोर्सेस के 2-3 टाइप हैं, तो वो है फर्स्ट जो है वो है डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। देन जो नेक्स्ट है वो है डाइपोल फोर्स एंड जो थर्ड है हमारा वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस ऑफ सॉलिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, देयर बाय मेकिंग सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल एंड हाई डेंसिटी। अब जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्यों? बिकॉज जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पैक हैं, और पास पैक्ड होने की वजह से जहाँ पे हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम था, इंटर पार्टिकल स्पेस कम था, उसके वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स हम उसको कंप्रेस करके किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते एंड उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, बिकॉज पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत पास है एंड उनके बीच में जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। Intermolecular forces in case of liquid keeps the particle tied to each other but cannot keep them in fixed position, thereby making them easy to flow and have definite shape. So अब जो हमारे liquids हैं उनके बीच में जो intermolecular forces हैं उनके बीच में present है, but वो इतनी strong नहीं है कि वो उसका जो एक fixed shape है उसको maintain करके रख पाए। अब because वो जो molecular forces हैं वो थोड़ी सी weak है, उसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा मूव कर पाता है या फिर वो फ्लो कर पाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन केस ऑफ गैस आर एक्सट्रीमली वीक, देयर बाय अलाउइंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू मूव फ्रीली। अब जो हमारे गैसेस हैं उनके बीच में जो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो कहीं भी ईजिली घूमते हैं या फिर फ्रीली मूव कर पाते हैं। देन अब जो हमने फोर्सेस पढ़ी थी, डिस्पर्सन फोर्सेस जो लंडन फोर्सेस में थी हमारी, जो हमारी van der Waals फोर्सेस के एग्जांपल थे डाइपोल एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, उनके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट जो है वो है डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस रेफर्स टू द अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू टेम्पररी। इट इज़ द फर्स्ट प्रपोज बाय जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन। सो जो डिस्पर्सन फोर्सेस या जो लंडन फोर्सेस है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और ये टेम्परेरी फोर्सेस है, मींस ये हमेशा के लिए किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट रहती है, देन ये कहीं पे चली जाती हैं या फिर ये जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस हो जाता है, तो ये एट द एंड ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसको हम टेम्परेरी फोर्सेस बोलते हैं बिटवीन द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स। एंड ये किसने फाउंड आउट किया था या जो इसका आइडिया था वो किसने दिया था? तो वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था फ्रिट्ज लंडन, इसलिए हम इसको लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, मीन्स ये कभी भी जो हमारा डिस्पर्शन फोर्स है ये कभी भी किसी भी केस में रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होंगी, ये ऑलवेज दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगी, तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरह ही एक्ट करेंगी। द इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ दिस फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल। अब जो हमारे लंडन फोर्सेस हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो अगर मान लो ये हमारा दो मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये इंटरैक्ट कर रहे हैं तो जो इनका डिस्टेंस होगा ना इसका इस एटम के सेंटर से, फर्स्ट एटम के सेंटर से सेकंड एटम के सेंटर तक, तो जो हमारी फोर्स होगी वो इसके 6th पावर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मीन्स यहाँ पे जो आर है उसके 6th पावर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स होगा। These forces are applicable to short distance that are approximately 500 picometer. सो जो लंडन फोर्सेस है ये क्या है? ये एक टाइप की है तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो वो डिस्टेंस अगर 500 पिकोमीटर से कम है तो ही हमारी लंडन फोर्सेस एक्ट कर पाएंगी, अदरवाइज देन ये अपने आप को वहाँ पे स्ट्रांगली प्रूफ नहीं कर पाती हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड on the polarizability of the interacting particle.
सो जो ये फोर्स है इसकी जो मैग्नीट्यूड है या स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है पोलराइजेबिलिटी पे, जो भी अब हमारे मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं। तो जो हमारी पोलराइजेबिलिटी है वो क्या है, अब पोलराइजेबिलिटी में क्या होता है कि हमारे पास दो एटम्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या एक न्यूट्रल है एंड एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करता है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन जब वो दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है, मान लो यहाँ पे हमारा सोडियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है एंड यहाँ से आता है क्लोरीन, अब जो है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा। तो बिकॉज इसने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास पुल कर लिया है, इसी को हम पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे या फिर पोलराइजेशन पावर बोलते हैं। सो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है या जो मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेस है वो पोलराइजेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है या फिर क्या मॉलिक्यूल इंटरैक्ट कर रहे हैं। देन ये यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे आप समझ पाओगे कि क्या होता है इस फोर्सेस में। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें क्या है कि दो स्फेयर्स हैं, इनका अभी कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये न्यूट्रल स्टेट में है। देन जब ये धीरे धीरे एक दूसरे के पास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आप देखोगे यहाँ पे एक थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव एंड इधर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसमें भी धीरे से ये पोल्स डेवलप कर देता है। तो अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, बिकॉज ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड इस तरीके से जो हमारे पार्टिकल्स बनते हैं या जो भी हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उनमें हमारा लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा। सो इन स्टार्टिंग जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे दोनों, उन मॉलिक्यूल्स में कोई चार्जेस नहीं है, बट वो धीरे धीरे चार्जेस डेवलप हो जाती हैं। द नेक्स्ट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। Dipole dipole forces refers to the force existing between the molecules having permanent dipole with each end of the dipole consisting of partial charges that are always less than unit electronic charge. So अब जो हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ये क्या है, ये परमानेंट डाइपोल फोर्सेस है। मीन्स जैसे हमने इस केस में क्या देखा कि जो यहाँ पे था हमारा कोई चार्ज नहीं था, तो ये इंटरमीडिएटली अपने आप फॉर्म करता है, इंटरमीडिएट बीच में होता है, फिर उसके बाद से जब हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है अगेन ये डिसअपेयर हो जाता है। बट जो डाइपोल डाइपोल है ये परमानेंट चार्ज होगा, हमेशा जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे उनमें हमेशा ये प्रेजेंट होगा। और ये जो चार्ज होता है ये चार्ज हमेशा लेस होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से लेस होता है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बट वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस। अब जो हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स है ये लंडन फोर्सेस से वीक है, बिकॉज जो लंडन फोर्सेस था वो टेम्प्रेरी था, और तो इसलिए ये लंडन फोर्सेस से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये वीक है हमारे आयन आयन इंटरेक्शन से, बिकॉज जो आयन आयन इंटरेक्शन होता है वहाँ पे अगेन जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये वीक है आयन आयन इंटरेक्शन से। अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल। सो ये देखोगे कि ये यहाँ पे एग्जांपल जो HCl है ये हमारा एग्जांपल है इसका, तो इसमें भी अगेन जैसे अगर डिस्टेंस बढ़ता जाता है हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में तो जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कम होती जाती हैं। द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दिस फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। सो अगेन यहाँ पे जो हमारी फोर्स होगी अट्रैक्शन फोर्स वो अगेन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स। सो ये जो बीच का डिस्टेंस है ये जितना बढ़ता जाएगा तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स लेस होती जाएगी, इसलिए हमारी फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स के। द नेक्स्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्ड पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल आर, and the dipole dipole forces between rotating polar molecules is inversely proportional to the sixth power of the distance between the polar molecules. अब अगर हमारे जो डाइपोल डाइपोल जो भी फोर्सेस हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पे क्या है कि अगर जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स है अगर ये स्टेशनरी हैं तो इनके में जो हमारा फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा थर्ड पावर ऑफ देयर डिस्टेंस के, और अगर ये मूव कर रहे हैं तो जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमारा आर है उसकी सिक्स्थ पावर पे। सो यहाँ पे ये दो डिफरेंस है, अगर हमारा जो स्टेशनरी है तो स्टेशनरी में थर्ड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड अगर वो मूविंग है तो वो सिक्स्थ पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस refers to the force existing between the polar molecules having permanent dipole and molecules lacking permanent dipole.
सो जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, एंड इसमें क्या होता है कि हमारा एक मॉलिक्यूल है उसके पास परमानेंट डाइपोल होता है, एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके पास परमानेंट डाइपोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको, एक तो डाइपोल है और दूसरा जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस मीन्स क्या होता है कि उसके में ऑलरेडी नहीं है, हम उसे किसी तरीके से बोल रहे कि हाँ तुम अपने अंदर भी डाइपोल को जनरेट करो, तो इसलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। द परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय क्रिएटिंग डी फॉर्म इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सो जैसे मैंने आपको बोला कि क्या होता है कि हमारे पास इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक में तो हमारा डाइपोल होता है और एक में नहीं होता है, तो जिसके पास डाइपोल होता है वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल है उसके पास जाता है एंड उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है उसमें डिफॉर्मिटी ले आ देता है या फिर उसमें कोई भी चार्ज डेवलप कर देता है, तो उसमें भी फिर पोल अपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो है वो हमारी एक्शन में आती है। दिस इंड्यूस्ड डाइपोल moment depends on the dipole moment of the permanent dipole as well as the polarizability of the electrically neutral molecule. So जो अब हमारा induced dipole है वो डिपेंड करता है कि जो हमारा ऑलरेडी या जो पहले से एग्जिस्टिंग डाइपोल मॉलिक्यूल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड उसकी जो पोलराइजेबिलिटी पावर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कितनी ज़्यादा है। अगर उसका जो डाइपोल है वो लेस स्ट्रॉन्ग होगा या फिर उसकी पोलराइजेबिलिटी वीक होगी, तो वो जो इंड्यूस्ड डाइपोल को फॉर्म कर रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो हमारी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ये एग्जांपल के लिए है कि ये हमारा परमानेंट डाइपोल, इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी हमारे देखोगे कि डाइपोल प्रेजेंट है, तो जो ए है वो पॉजिटिव चार्ज है एंड जो ये बी वाला है वो नेगेटिवली चार्ज है, एंड ये है हमारे पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करता है, बिकॉज ये इंड्यूस करेगा अब इसके पास डाइपोल, तो आफ्टर फ्यू मिनट्स या फिर थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल था उसमें भी यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। तो ये बी ने क्या किया है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया इस साइड, एंड इस साइड बैक साइड में उसके आप देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है। द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। सो अगेन जो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन्वर्सली 6th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। हायर द पोलराइजेबिलिटी हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिव। सो जो जितना ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूल पोलराइजेशन कर पाएगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द नेक्स्ट जो है वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज़ फाउंड इन मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई पोलर बॉन्ड, फॉर इंस्टेंस NH, OH एंड HF। सो जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म होता है जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड जो हमारा दूसरा एटम है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसके वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो एक पोलर बॉन्ड फॉर्म होता है, एंड ये जो हमारा बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इट्स के शेल। सो जो हाइड्रोजन है उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 1 है, एंड उसके वैलेंस शेल में या फिर जो उसका के शेल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दिस शेल नीड्स टू आइदर एक्वायर और लूज एन इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सो जो अब हमारा हाइड्रोजन है उसको क्या चाहिए होता है कि वो एक कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो उसके बाद से उसकी जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, एंड वो हीलियम की या जो उसके पास नेक्स्ट नोबल गैस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा और खुद स्टेबल हो जाएगा। ड्यू टू दिस रीज़न 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एंड वो एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद से वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम कंस्टिट्यूट्स अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम एंड इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लाइन बिटवीन द 2 एटम्स। सो अब जब 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म होती है, एंड उस बॉन्ड को हम एक स्ट्रेट लाइन से H और H ऐसे शो करते हैं। बट जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे डॉटेड लाइन शो करते हैं, और इस डॉटेड लाइन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
thermal energy refers to the energy of a body that rises from the motion of the atoms or molecules. सो जो थर्मल एनर्जी है वो कब एक्शन में आती है, कब एग्जिस्टेंस में आएगी, तो जब भी हमारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स कुछ मोशन में हैं तो उनकी बॉडी से जो एनर्जी आएगी उस एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं. थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. सो जो थर्मल एनर्जी है वो अगर किसी मॉलिक्यूल के मूवमेंट की वजह से अगर वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी. अगर टेम्परेचर कम होगा तो थर्मल एनर्जी भी कम होगी. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड हेंस पॉसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल्स. सो अब हम थर्मल एनर्जी को ऐसे भी मेजर कर सकते हैं कि इट इज़ एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. तो मान लो हमारा ये कंटेनर है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इस कंटेनर का अगर एवरेज थर्मल एनर्जी काउंट करना है या फिर थर्मल एनर्जी कितना है, तो वो क्या करेंगे कि हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे और उसको सम अप कर देंगे तो हमारा टोटल थर्मल एनर्जी आ जाएगा. बिकॉज थर्मल एनर्जी कब आता है, थर्मल एनर्जी जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं उसी की वजह से हमारा थर्मल एनर्जी क्रिएट हो रहा है. तो हम अगर एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे तो हमारा थर्मल एनर्जी आ जाता है. द नेक्स्ट जो है, अब ये जो हमारे लॉज है बॉयल्स लॉ एंड ये जो भी हमारे गैस से रिलेटेड लॉ है, आगे गे-ल्यूजेक लॉ है, उसके अलावा और भी लॉज हैं, ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है एंड समझना है. क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि जो हमारा बॉयल्स लॉ था तो उसमें क्या कांस्टेंट था, तो बॉयल्स लॉ में हमारा टेम्परेचर एंड मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. तो किस लॉ में क्या चीज़ कांस्टेंट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है एंड इसको आप स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना. सो जो फर्स्ट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ. इसको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं. So Robert Boyle reached to the conclusion that at constant temperature, the pressure of a fixed amount of gas varies inversely with the volume. So इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे ये कंक्लूजन पे आए थे कि अगर हम एक गैस लेते हैं और उस गैस के जो प्रेशर को है हम उसके वॉल्यूम के साथ अगर चेंज करते हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मीन्स अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि हमारा वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब तो यही होता है कि एक चीज़ बढ़ाओगे तो एक चीज़ घटेगी. तो उन्होंने ये कंक्लूजन है, कुछ अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला था. बट इस जो उन्होंने पूरा प्रोसेस किया था उसमें जो उनका टेम्परेचर था एंड मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इन द रिएक्शन जो था वो कांस्टेंट था. सो बॉयल्स लॉ में क्या था, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है एंड ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेशन के बारे में बात करता है. सो जो यहाँ पे ये K1 है, ये जो K1 है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल था इसको उन्होंने जब हटाया तो उन्होंने K1 से इसको मार्क कर दिया और इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड टेम्परेचर ऑफ गैस. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द यूनिट इन विच P एज वेल एज V आर एक्सप्रेस्ड. सो जो K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो हमारी गैस है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड जो हमारा K है इसकी वैल्यू P एंड V के ऊपर भी डिपेंड करेगी. सो यहाँ पे एक ये जो हमारा कांस्टेंट फार्मूला आया है उससे ये फार्मूले पे, इस फार्मूले को ही हम हमारे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं. तो ये कैसे आता है ये देखते हैं. लेट वॉल्यूम V1 इज़ ऑक्यूपाइड एट प्रेशर P1 एंड T1. अगेन वॉल्यूम V2 इज़ ऑक्यूपाइड एट प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2. सो जो अब हम क्या करें, जब ये हम अंडरस्टैंड करें कि कांस्टेंट हुआ है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम दो गैसेस को लेते हैं. तो एक गैस का क्या है, हमारा वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 एंड जो हमारा वॉल्यूम है वो V1 है. अगेन हम दूसरी गैस ले रहे हैं, उसका प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 मान रहे हैं. बिकॉज हमारी अगर डिफरेंट गैसेस होंगी तो उनका टेम्परेचर अलग होगा. उस गैस के लिए वो कांस्टेंट होगा. मान लो कि अब ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमने दो गैस ली है, एक हाइड्रोजन ली है एंड ऑक्सीजन ली है. तो इनके लिए टेम्परेचर जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के लिए सेम रहेगा. ये नहीं कि कोई भी गैस लाओगे तो जो हाइड्रोजन के लिए हमारा टेम्परेचर है वो ही हमारे अदर गैसेस के लिए नियॉन या ऑक्सीजन कोई भी लोगे तो सेम होगा. तो वैसा नहीं है, इसलिए T2 भी है वो जो है चेंज होता है. सो अगर हम इसको लिखते हैं तो ये क्या है, P1 इंटू V1 इज़ इक्वल टू P2 इंटू V2 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो क्या करते हैं हम इसको, जब हम P1 अपॉन P2 करते हैं तो वो इक्वल टू हो जाता है V2 अपॉन V1. हमने P एंड P को
इनकी जो पोजीशन थी वो चेंज कर दी, इस पी को इधर भेज दिया एंड वी को इधर भेज दिया, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। सो इस फॉर्मूले को ही यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ये नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी का गिवन है या सॉल्व एग्जाम्पल है, ये वो है। तो मैं आपको ये यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। अ बलून इज़ फिल्ड विथ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, it will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure gas occupy 2.27 liter volume, up what volume can be balloon be expended? सो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो प्रेशर्स दिए हुए हैं, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, और हमें ये वॉल्यूम निकालना है कि कब तक हम उस बलून में कितना हाइड्रोजन फिल करेंगे, तो मतलब कितने वॉल्यूम के बाद वो बर्स्ट कर जाएगा। तो हमें वो निकालना है। तो हमारे पास P1 गिवन है, P2 गिवन है एंड हमारे पास V1 गिवन है और हमें V2 निकालना है। सो जो हमारा ये वाला फार्मूला है P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, तो हम इस वाले फार्मूला को यूज़ करेंगे। सो ये रहा हमारा फार्मूला एंड जो चीज़ें हमें गिवन थी वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उसके बाद हमें निकालना था V2। तो जब हमें V2 निकालना है तो क्या आता है P1 इंटू V1/P2। सो हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 11.35। सो जो 11.35 लीटर है, इसके बाद जो हमारा बलून है, अगर हम इसके बाद ट्राई करेंगे कि और इसमें हम गैस डालें तो वो बर्स्ट कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ट्राई करना कि आप इसको एक बार आपने समझ तो लिया, लेकिन इसको आप एक और बार सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बहुत सिंपल ही आते हैं। और इसमें भी देखोगे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली चीज़ें आपको गिवन थी, वहाँ पे उसको पुट करके सॉल्व करना था। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आएंगे, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हो जाएगा और आपके फिर यहाँ से मार्क्स कटेंगे नहीं इस चैप्टर से। द कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। सो जो हमारे अब इसके जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ भी फॉर्म किया था। तो उस ग्राफ में जो आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे प्रेशर है एंड ये वॉल्यूम है, और ये ब्लू ग्रीन एंड जो हमारी रेड लाइन है ये डिफरेंट गैसेस के लिए कॉरस्पॉन्ड करती हैं। तो डिफरेंट गैसेस के लिए जो प्रेशर है एंड जो वॉल्यूम है वो कैसे चेंज होता है, और इसमें से जो हर एक लाइन है हम इसको आइसोथर्म कहते हैं। सो इन अ वे आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा कांस्टेंट ग्राफ है फॉर बॉयल्स लॉ उसको हम आइसोथर्म्स कहते हैं। हायर कर्व रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर। सो जिस कर्व का जो कर्व हायर है उसके लिए या उस गैस के लिए जो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है वो हायर होता है। नेक्स्ट इज चार्ल्स लॉ। It states that for a fixed mass of a gas at constant pressure, volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on cooling. So अब जो हमारा ये चार्ल्स लॉ है, इसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक फिक्स वॉल्यूम ऑफ गैस अगेन लिया था एंड इस बार उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट किया। तो जो हमारा बॉयल्स लॉ था उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था एंड इस केस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। तो उन्होंने क्या दिखा कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो इंक्रीज़ करती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, और डिक्रीज़ करती है जब हम जो हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस है अगर उसको डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा टेम्परेचर भी अगेन डिक्रीज़ करता है। सो ये क्या है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। एंड क्या किया हमने यहाँ पे, ये जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए ये हमारा K2 प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया है एंड जो हमारा ये T है इसको हमने इस साइड भेज दिया, तो ये V/T आ गया यहाँ पे। सो ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। सो जो हमने जैसे लास्ट केस में देखा था कि जो हमारा ग्राफ फॉर्म हुआ था उसमें जो भी हमारे कर्व्स थे हम उसको आइसोथर्म कह रहे थे, एंड चार्ल्स लॉ में जो भी हमारे कर्व होते हैं उसको हम आइसोबार बोलते हैं। सो इसमें इतना ही था कि हम इस लॉ को या जो भी लॉ है उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ किसके प्रोपोर्शनल है, या फिर चार्ल्स का प्रेशर जो लॉ था उसमें उसने किस चीज़ को कांस्टेंट की, बॉयल्स का लॉ था, यही याद रखना है। तो अभी हमने 2 लॉ कर लिए एंड अभी हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल या फिर एनसीईआरटी सॉल्व जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अगेन गिवन है। तो ये क्वेश्चन है, ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज़ 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ बलून इज़ फिल्ड विथ 2 liter air, what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। सो अभी क्या है यहाँ पे देखोगे कि पहले बोल रहा है कि एक शिप है वो सेल कर रही है पैसिफिक ओशन में, और पैसिफिक में जो टेम्परेचर है वो है हमारा 23.4 डिग्री सेल्सियस, एंड उसमें जो एयर है, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ एयर है वो है 2 लीटर।
अब अगर हम हमारी जो बोट है वो क्या कर रही है, वो आ जा रही है इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में हमारा टेम्परेचर कितना है 26.1 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम में उसमें वॉल्यूम कितनी होगी। तो अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या चीज़ें, हमारे पास एक T1 है, एक T2 है, एक हमारे पास V1 है। तो हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो हमारे क्या था, V अपॉन जो T था वो कांस्टेंट था। तो अभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे V अपॉन T कांस्टेंट का, एंड हमारे पास जो सेकंड वॉल्यूम नहीं है हम उस वॉल्यूम को निकालेंगे। तो यहाँ सॉल्यूशन गिवन है। तो हमारा वॉल्यूम क्या था, हमारा वॉल्यूम था 2 लीटर्स। देन T1 जो हमारा टेम्परेचर था वो था 23.4। तो इसमें हम क्या करते हैं, 273 को ऐड करते हैं। तो बिकॉज हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन था, तो हमें जो भी टेम्परेचर होता है उसको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केल्विन में लेके आना पड़ता है। तो इसलिए हम उसे केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर आ गया वो है 296.4। सेम हम जो हमारा दूसरा टेम्परेचर गिवन था जो इंडियन ओशन का, उसमें हम क्या करें, 26.1 था, तो उसमें अगेन 273 ऐड कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 299.1। और ये था हमारा फॉर्मूला V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो हमें क्या निकालना था, V2, तो इसलिए हम क्या करते हैं, V2 को इस साइड ले आते हैं एंड बाकी जो चीज़ें थी उसको उस तरफ भेज देते हैं एंड इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं उसकी पोजीशन में। देन उसके बाद क्या करना था, कुछ भी नहीं। अब क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है एंड इसको सॉल्व करना है। तो आप देखोगे कि ये जो न्यूमेरिकल्स है ये बहुत ईजी हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस करने हैं आपको। इक्वेशन में कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड लेके आनी है, कुछ चीज़ें राइट साइड लेके आनी है, और उसके बाद से इसको सॉल्व कर देना है एंड आपका आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको आप छोड़ना नहीं। कि कुछ लोगों का होता है कि अरे न्यूमेरिकल है, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम जाएगा तो उस क्वेश्चन को आप एट द एंड करना। बट ये जो बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको एक अटैम्प्ट आप ज़रूर देना, छोड़ के तो आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी आप ट्राई करना कि आप इसको सॉल्व कर पाओ। द नेक्स्ट जो लॉ है वो है गे-ल्यूजैक लॉ, और इसको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इट स्टेट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड गैस ऑफ वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर। सो अब गे-ल्यूजैक में क्या किया इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। पहले टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, देन हमारा प्रेशर कांस्टेंट हुआ, देन अभी गे-ल्यूजैक लॉ में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है तो हमारा जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मीन्स अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, एंड अगर प्रेशर घटेगा तो हमारा टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसमें अगेन ये हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को जब हम हटाते हैं तो हम उसे K3 से मार्क करते हैं यहाँ पे। और जो हमारा अगेन जो ग्राफ बनता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, तो इसमें जो हमारी जो भी कर्व्स होती हैं, जो भी लाइन्स है यहाँ पे, तो देखोगे आप लाइन है यहाँ पे, कोई वैसा कर्व नहीं है। जैसा हमने हमारे टेम्परेचर जो हमारा जो सबसे फर्स्ट बॉयल्स लॉ था वहाँ पे हमारे ऐसे कर्व्स फॉर्म हुए थे, तो हम उनको कुछ और नेम दे रहे थे, बट यहाँ पे हमारे लाइंस फॉर्म होते हैं तो हम इसको आइसोकोर्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है एवोगैड्रोस लॉ। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अब जो एवोगैड्रोस लॉ था उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि जो अगर हमारी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है और अगर हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस गैस के वो भी कांस्टेंट होंगे। और ये जो जितनी अलग अलग गैसेस है ये सब गैसेस के लिए बोल रहे हैं कि मान लो अगर हमारी, जैसे कि मैंने बोला था आपको, हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन को हम सेम कंडीशन और सेम टेम्परेचर में रख रहे हैं प्रेशर एंड कंडीशन की, जैसे कि हमने एक यहाँ पे ये कंटेनर ले लिया, कंटेनर ए, एंड यहाँ पे हमारा कंटेनर बी है। इसका भले ही शेप एंड साइज़ कुछ भी हो, बट अगर हमने क्या किया है, हमारा जो भी प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कंटेनर्स पे सेम रखा है, तो दोनों कंटेनर्स में जो हमारे मोल ऑफ गैसेस होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसके लिए जो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन था वो था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और ये जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए है। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम उसको K4 से डिनोट करते हैं, एंड उसको हम एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब जो हमारी मोल्स ऑफ गैस है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो मोल्स ऑफ गैस है उसको हम N डिनोट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है M अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे जो स्मॉलर m है वो मास ऑफ गैस के लिए है जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मास ऑफ गैस में मान लो कि अगर हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का तो मास 1 ही होता है, तो ऊपर लिख देंगे हम 1,
एंड नीचे मोलर मास। तो अगर हमने जो गैस ली है उसकी मोलैरिटी कितनी है वो हम नीचे लिखेंगे, तो जो हमारा मोल्स ऑफ गैस है वो आ जाएगा। सो ये हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला था V था, तो ये V इज इक्वल टू K4N था। तो यहाँ तक है। तो हमने क्या किया, अभी N की जगह M अपॉन कैपिटल M लिख दिया। तो स्मॉल m इज़ फॉर हमारा मास ऑफ गैस एंड कैपिटल M इज़ फॉर मोलर मास। तो जो ये M मोलर मास है उसको हम क्या करते हैं, M को इस तरफ भेज देते हैं एंड V को नीचे यहाँ पे ले आते हैं। तो ये क्या हो जाता है, डेंसिटी के लिए इक्वल हो जाता है, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अब जो हमारा M है या जो मोलर मास है, मोलर मास जो है वो हमारा डेंसिटी के इक्वल हो जाता है विथ यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो ये फार्मूला अगर आप जैसे MNS के लिए तो नहीं, बट दूसरे एग्जाम में होता है कि आपको कभी कभी इंटरचेंज करके चीज़ें कुछ निकाल के हमारे जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। बट आपके में उतना ये डिटेल में नहीं आते क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको उतना इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, जस्ट एक बार समझ लो कि हाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी न्यूमेरिकल में तो यहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी। द नेक्स्ट जो है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। द गैसेस फॉलोइंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ फर्मली आर टर्म्ड एज आइडियल गैसेस। सो अब जो भी हमारी गैसेस थी जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ तीनों को फॉलो करती है, उस गैस को हम आइडियल गैस बोलते हैं। और ये जो हमारे तीनों लॉज थे उनको हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता था एंड देन क्या चीज़ कांस्टेंट थी, या चार्ल्स लॉ क्या था एंड एवोगैड्रोस लॉ क्या था। तो जस्ट फॉर रिवीजन एक बार देख लेते हैं इसको कि बॉयल्स लॉ में क्या था कि हमारा जो वॉल्यूम था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, और उसमें हमने कांस्टेंट किया था किसको, टेम्परेचर को एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को। देन चार्ल्स लॉ में क्या था, हमारा वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड अगेन जो हमारा मोल्स ऑफ गैसेस था वो भी यहाँ कांस्टेंट था। एंड एवोगैड्रोस लॉ में हमारा जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन के, विच इज़ मोल ऑफ गैसेस, एंड इस टाइम हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था एंड एन इस बार कांस्टेंट था। देन अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, हमारा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड T एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो हम इस कंक्लूजन पे कैसे आते हैं, हम इसमें देखते हैं कि हमारा हर तरफ जो है V इस तरफ है एंड यहाँ पे हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, यहाँ पे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के एंड N के। तो जब हम इसको कंबाइन करें तो हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है विच इज़ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अपॉन T, N इंटू T अपॉन P। सो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हटाते हैं एंड उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम R से लिखते हैं। तो ये R जो है इसको हम हमारा गैस कांस्टेंट बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होता है उसमें जो हमारा ये P नीचे था हमने उसको इस तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे हमारा PV इज इक्वल टू nRT आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। एंड जो ये R है ये है गैस कांस्टेंट। ये अलग अलग टाइप की गैस के लिए इसकी वैल्यूज़ होती हैं और ये हर टाइप की गैस के लिए एक ही वैल्यू यूज़ करते हैं, 8.31234 ऐसा कुछ होता है। ये हमारी सब गैसेस के लिए कांस्टेंट होता है। तो हो सकता है आपको ये आइडियल गैस इक्वेशन से भी क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पे अगेन आपको बाकी चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ निकालनी होगी, तो अगेन वहाँ पे भी सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी होगी और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एट 25 डिग्री C एंड 670 mm ऑफ Hg प्रेशर गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो हमें टेम्परेचर गिवन है विच इज़ T1 25 डिग्री C, देन हमें प्रेशर गिवन है एंड हमें वॉल्यूम गिवन है। देन सेकंड में क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर। तो अब हमें क्या निकालना है, P2 निकालना है, हमें प्रेशर निकालना है। ठीक है, यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमें प्रेशर निकालना है। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, हमें T2 गिवन है 10 डिग्री C एंड वॉल्यूम गिवन है V2 640 ml। तो हमें सिर्फ P2 निकालना है, बट यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में है, तो हम इसको अगेन कन्वर्ट करके इसको केल्विन में लेके आएंगे। सो ये पहले तो हमें जो जो चीज़ें गिवन थी वो सब हमने लिख ली कि हमारा P1 क्या है, P2 क्या है, एंड देन हमने गिवन लिख ली। उसके बाद जो हमारा गैस लॉ था P1 अपॉन V1, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, या ये जो था हमने जो भी फॉर्मूला था वो पुट कर लिया और हमें क्या निकालना था P2, तो हमने इसको इंटरचेंज किया। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें जो भी हमारी वैल्यूज़ थी हमने वो वैल्यूज़ पुट की, तो हमारा आंसर यहाँ पे सिंपली आ जाएगा।
इसमें जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। ये कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, तो इसको छोड़ने का आप मत सोचना कि बिकॉज उस दिन हम जब डाउट सेशन में बात करें तो कुछ लोग का था कि हम इसको छोड़ देंगे, तो इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप इसको कर पाओगे। जस्ट एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। सो जो नेक्स्ट है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इट वॉज स्टेटेड बाय जॉन डाल्टन इन 1801। सो जो नेक्स्ट लॉ है वो है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और ये किसने दिया था? ये जॉन डाल्टन थे। उन्होंने इसको डिस्कवर किया था या उन्होंने इसके लिए लॉ गिव किया था, और ये 1801 में फाइंड आउट हुआ था। इट स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इन इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। सो इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम कोई कंटेनर ले लेते हैं और इस कंटेनर में हम बहुत सारी गैसेस रखते हैं, और ये गैसेस क्या है? ये नॉन रिएक्टिव है, मीन्स ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। तो इस कंटेनर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? वो टोटल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। तो पार्शियल प्रेशर मीन्स जो इस पूरे कंटेनर पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो सिर्फ एक गैस की वजह से नहीं होगा ना, वो इसमें जितनी भी गैसेस होगी वो सारी गैसेस कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। इसलिए पी टोटल मीन्स पूरे जो हमारा कंटेनर का प्रेशर है वो हर गैस के प्रेशर के इक्वल होगा। मीन्स हर गैस जो है अपना अपना कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, उसके इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो होता है पी टोटल इज इक्वल टू स्मॉल पी, पार्शियल प्रेशर के लिए हम स्मॉल पी लिखते हैं। तो स्मॉल पी ए मीन्स ए गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस। तो ये जो हमारा पूरा जो लॉ है ये कब तक वैलिड होगा? जब तक हम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। देन नेक्स्ट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस हैव नो वॉल्यूम। सो जो हमारा काइनेटिक थ्योरी है गैसेस का, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे मॉलिक्यूल्स गैस के हैं वो बहुत छोटे हैं एंड उनका मास नहीं होता है। Gas atoms apply no constraint on different atoms unless they suffer collision. So जो गैस एटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर जो भी मॉलिक्यूल्स है उस कंटेनर में या जहाँ पे भी रखा है उनके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते जब तक वो एक दूसरे से कोलाइड ना करे। कोलाइड मीन्स एक दूसरे से टकराए ना या कोलिजन ना करें। कोलिजन ऑफ अ पार्टिकल विथ ईच अदर और विद द बाउंड्रीज ऑफ कंटेनर डू नॉट रिजल्ट इन डिक्रीज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो अगर जो दो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी जो कंटेनर है उसकी बाउंड्री है, अगर हमारे मॉलिक्यूल्स उनके साथ कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम का एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जो सिस्टम होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। द एटम्स ऑफ गैस आर इनकंसिस्टेंट विथ इरेगुलर मूवमेंट। सो जो हमारे गैस के जो एटम्स हैं उनका कोई एक रेगुलर मूवमेंट नहीं है, वो कोई भी मूवमेंट करते हैं, जिगजैग मूवमेंट एंड बाकी सारे मूवमेंट शो करते हैं, इसलिए उनके मूवमेंट को इनकंसिस्टेंट एंड इरेगुलर मूवमेंट बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस रिलाइज अपॉन इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT। सो ये जो है यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ mv² के लिए होता है एंड इसको अगर हम एक और फॉर्मेट में लिखते हैं तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 3/2 kT। सो ये हमारा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है। आइडियल गैस पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। सो जो भी आइडियल गैसेस होती है उन आइडियल गैस के पास उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, बिकॉज वो हमेशा मूव करती रहती हैं और उनका एक जिगजैग मोशन होता है और इस वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस कैन बी ईजीली लिक्विफाइड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन एंड टेम्परेचर। सो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस मतलब कि जो भी हमारी गैस है हम चाहते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो जो हमारा प्रोसेस होगा हम उसको लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं। तो अब हमारी गैस जो है वो लिक्विफिकेशन में या फिर लिक्विड फॉर्म में कैसे आएगी? तो अगर हमें किसी गैस को लिक्विड में फॉर्म में लेके आना तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे और जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी डिक्रीज़ करते हैं।
तो ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं कंप्रेशन एंड जो टेम्परेचर है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट से हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस जो है ये कैसे होता है? ऑन कंप्रेशन द पार्टिकल गेट्स क्लोजर whereas कूलिंग स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अब क्या होता है कि जब हम कंप्रेस करते हैं गैस को तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो एक दूसरे से पास आते हैं, क्लोज आते हैं। और अगर हम टेम्परेचर भी कम करते हैं तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ कम कोलाइड करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर कोलैबोरेशन में होल्ड द नियरली और ग्रेजुअली मूविंग पार्टिकल्स टुगेदर एंड गैस लिक्विफाइज। सो अब क्या है कि अब हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं तो उनका जो टकराना था या जो कोलिजन था वो भी स्टॉप हो गया है, और कंप्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन मीन्स जो भी वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है या जो एटम है वो धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्म करने लग जाते हैं, एंड वो कोई बॉन्ड फॉर्म करेंगे और धीरे धीरे कूल होगा तो हमारी गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। फ्लूइड and gas can be recognized just when the liquid is underneath its basic temperature. So जो भी हमारा फ्लूइड है वो गैस में कब आ रहा है वो हमें पता चल जाता है, बिकॉज एक टेम्परेचर होता है, जैसे हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसके बिलो हमारी जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में होने लग जाती है, तो उसी को हम बेसिक टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो वो जैसे उस टेम्परेचर के नीचे जाती है वो अगेन जो गैस है हमारी वो लिक्विड फॉर्म में आने लग जाती है। At basic temperature, fluid goes into vapor state subtly and constantly. The surface isolating two stages vanishes. So जो basic temperature होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा fluid है वो धीरे धीरे जो क्या है हमारा वेपर स्टेट में आता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे दो जो हमारी लेयर्स फॉर्म होती है, एक धीरे धीरे जहाँ पे हमारा लिक्विड फॉर्म हो रहा है एंड उसके ऊपर जो हमारा गैस है वो धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, एंड एट द एंड हमारी गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाती है। A gas beneath the basic temperature can be condensed by applying weight and is called vapor pressure. So जो अब हमारी गैस है जिसने हमारा जो बेसिक टेम्परेचर था उसको क्रॉस कर लिया है, अब उसको हम कंडेंस कर सकते हैं। और वो कंडेंस कैसे होता है, हम उस पर वेट अप्लाई करते हैं, और वो वेट अप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। द नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन। Surface tension refers to the amount of force performing per unit length and is perpendicular to the line on the force of liquid. तो जो surface tension है ये एक इसका जो फॉर्मूला है या इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली ये डेफिनेशन गिवन है। सो surface tension है ये क्या होता है, ये फोर्स होता है जो हमारा सरफेस, मान लो कि अगर हमारा ये ग्लास है इसमें हमारा वाटर है, सो जो इसकी अपर लेयर है यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्स फॉर्मिंग पर यूनिट लेंथ, जो मतलब इस पूरे एरिया के पर यूनिट लेंथ में जो फोर्स आ रही है उसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं, एंड ये परपेंडिकुलर होता है टू द लाइन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स या ऑफ द लिक्विड। सो जो भी लिक्विड है इनसे 90 डिग्री के एंगल पे वो फोर्स हमेशा एप्लीकेबल होगी हर मॉलिक्यूल के ऊपर। और इसको सरफेस टेंशन इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा लेयर सरफेस पे है उसी के ऊपर फोर्स लगता है, जो बीच में है उन लेयर्स पे ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम इसको सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। देन नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस of liquid suffers net attractive force towards the interior of the liquid due to molecules below it. अब क्या है कि ये सरफेस टेंशन में क्या है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स आती है नीचे की तरफ, जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लास में या जहाँ पे भी वो लिक्विड प्रेजेंट है उनके वजह से। कॉन्सिक्वेंटली लिक्विड टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो अब क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर था इसको अंदर से फोर्स आता है, एक अट्रैक्टिव पुल आता है, तो ये क्या करता है कि उस पुल के वजह से ट्राई करता है कि उसका जो भी एरिया है वो उसको मिनिमाइज़ कर पाए, और ये जो मिनिमाइज होता है इसके वजह से ही हम सरफेस टेंशन का एग्जिस्टेंस आता है, या हम उसी फोर्स को सरफेस टेंशन बोलते हैं। द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन इज JM2 इनवर्स। तो जो हमारा ये इसका यूनिट है JM2 इनवर्स, it is denoted by Greek letter gamma
having dimension kg second inverse and Newton meter inverse in SI unit. सो ये जो हमारा सरफेस टेंशन है उसको हम गामा से डिनोट करते हैं एंड उसकी यूनिट को यहाँ पे गिवन है कि कौन सी यूनिट्स उसके लिए यूज़ की जाती हैं. द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक लिक्विड डिपेंड ऑन द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल्स. सो अब जो सरफेस टेंशन है वो तो सिंपल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो मॉलिक्यूल क्या है या जो भी हमारा लिक्विड है उसके अंदर के मॉलिक्यूल के बीच में कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगी हमारा कि मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस टेंशन की हमारा सरफेस टेंशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कितना कम होगा. लार्जर अट्रैक्टिव फोर्स रिजल्ट इन लार्ज सरफेस टेंशन. सो अगर हमारा लिक्विड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो हमारा सरफेस टेंशन उस लिक्विड में ज़्यादा होगा. राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन increase kinetic energy of molecules and decrease intermolecular attraction, consequently the surface tension decreases. अब क्या है कि अगर हमारा मान लो कि यहाँ पे इस ग्लास में वाटर था, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट नीचे से प्रोवाइड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ये एक रैंडम मूवमेंट करने लगेंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे. तो उसकी वजह से जो इसको सरफेस लेयर को जो एक अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा था अंदर से, जो एक पुल आ रहा था वो कम हो जाएगा, जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगा. तो उसके वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको सरफेस टेंशन या जो स्ट्रेंथ थी या जो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था वो अब कम होगा एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो इस ग्लास का है वो इंक्रीज कर जाएगा. जो नेक्स्ट है वो है विस्कोसिटी. Viscosity refers to the resistance of flow of liquid arising as a result of the internal friction within the layers as they pass over the other. विस्कोसिटी जो है वो हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है. तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारा मान लो जो भी लिक्विड है उसकी ऐसे 2-3 लेयर्स होती हैं. तो ये लेयर्स होती हैं, इनके बीच में इंटरनली एक फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन क्या है वो एक रेसिस्टिव फोर्स है या एक अपोजिंग फोर्स है. तो ये जो हमारे लिक्विड की लेयर्स है ये एक दूसरे को एक रेसिस्टिव फोर्स या एक रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो फ्लो नहीं कर पाता है. तो ये जो फोर्स है इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं. विस्कोसिटी अराइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट होल्ड देम टुगेदर एंड रेसिस्ट द पासिंग ऑफ लेयर्स ओवर द अदर. सो जो हमारा विस्कोसिटी है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, अगर जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है. अगर वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो जो हमारी एक लेयर है लिक्विड की वो दूसरे लेयर को होल्ड करके रखेगी, और अगर वो दूसरे लेयर को होल्ड करेगी तो हमारा जो लिक्विड है वो मूव नहीं कर पाएगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा. तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा लिक्विड है या फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, बिकॉज जो उसकी लेयर है वो उसको रेसिस्टेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हैं. द लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड आर इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस आर एट स्टेशनरी. सो जो हमारा लेयर है जो फ्लो कर रहा है वो कांटेक्ट में है हमारे उस सरफेस के साथ जो स्टेशनरी में है. मींस जो हमारा लेयर है लिक्विड है वो लेयर्स में मूव करता है. तो उसकी एक लेयर मूव करती है तो उसके आसपास की जो लेयर होती है वो स्टेशनरी पोजीशन में रहती है. इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर. सो जो हमारे जितने भी लेयर्स होती है तो उसमें अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो हमारे लेयर की वेलोसिटी है, जो अपर लेयर होती है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, बिकॉज जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो उसमें जो रेसिस्टिव फोर्स है वो डिक्रीज़ करेगी. तो हमारे जो भी लेयर है अपर लेयर है उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है. फ्लो ऑफ लिक्विड विथ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी वाइल पासिंग ओवर द लेयर इज टर्म्ड एज लैमिनार फ्लो. तो जो हमारा लिक्विड है जब वो फ्लो करता है और उसकी फ़्लो करने में जो उसकी वेलोसिटी है अगर वो रेगुलर ग्रेडेशन मीन्स पहली जो लेयर है वो फास्ट मूव कर रही है, उसके बाद वाली जो लेयर है वो थोड़ी सी स्लो मूव कर रही है, तो इस तरह का जो फ्लो होता है उस टाइप को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं. एंड ये हमारा एक फिज़िक्स का चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसमें इसके बारे में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बिकॉज वो जो पूरा चैप्टर है उसमें विस्कोसिटी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल है. यहाँ पे तो जस्ट आपको बिकॉज हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में बात करें, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, तो वहाँ पे हमें ये विस्कोसिटी एंड
इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट था, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा चैप्टर में भी गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। सो बस यही 2 चीज़ें थी यहाँ पे करने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एंड आप इसके न्यूमेरिकल्स प्लीज़ करना, छोड़ना मत, बिकॉज वो बहुत सिंपल एंड जस्ट वहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको कैलकुलेशन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप इसको ट्राई करना, नहीं होगा ठीक है, अगेन आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, बट इसको छोड़ना मत।